आप सभी का हमारे चैनल राजनीतिक साइंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हमारे और अधिकारों को जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे उन अधिकारों पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें उन पर प्रतिबंध लग सकता है। उन प्रतिबंध लगने वाले कंडीशंस को भी आज हम जानेंगे। इस चैप्टर की एक क्लास हम ले चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसने हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पे जाकर हमारी पहली क्लास ले सकते हैं। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मौलिक अधिकार हैं जो कि संविधान के भाग 3 में है, और साथ ही ये बताया था कि हमारे पास जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार को एकदम डीपली आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सब समझ पाए कि हमारे पास कौन कौन से स्वतंत्रताएं हैं और उनको कौन सी कंडीशन में उन पर प्रतिबंध लग सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आर्टिकल 19 में हमारे पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रखने की, अपनी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। पर हम सब ये भी जानते हैं कि कई बार हमारे इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ये जो पहली स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि जब कानून व्यवस्था के हनन की गुंजाइश हो। मान लो कि अगर कहीं दंगे हो रहे हैं और वहाँ पर आप लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं जो शायद उस स्थिति में कानून व्यवस्था को डैमेज कर सकते हैं या फिर वहाँ उस क्षेत्र की शांति को ख़त्म कर सकते हैं या लोगों की नैतिकता को मार सकते हैं। ऐसे भाषण देने पे और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उस टाइम पर हम उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो साथ ही साथ हमारे संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, साथ ही उन कंडीशनों को भी बताया गया है जिस कंडीशंस में हम उन अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं या फिर अंकुश लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 भी हमें सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है, पर सभा के लिए सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हों, एक जगह इकट्ठे हों। सभा शांतिपूर्ण ढंग से हो, बिना किसी हथियारों के हो। सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध सरकार तभी लगा सकती है जब सरकार को लगे कि इस क्षेत्र में सभा और सम्मेलन करना अब उचित नहीं है। जब कभी दंगे हो जाते हैं तो सरकार हमारी सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देती है। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 19C हमें संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता देता है, मतलब कि कम्युनिटी और यूनियंस बनाने की हमें स्वतंत्रता देता है। और जो भी यूनियन, जो भी संघ, जो भी समुदाय हमारे द्वारा बनाए गए हों, उनका उद्देश्य गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी कि अगर आपने कोई भी यूनियन बनाया है और उसका उद्देश्य कोई भी ऐसा है जो इलीगल हो, कि अगर किसी ने एक यूनियन बनाया जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे यूनियन और ऐसे संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता नहीं है। आर्टिकल 19D भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी व्यक्ति भारत में फ्रीली मूव कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी जगह आ सकता है। पर इस स्वतंत्रता पर भी कुछ कंडीशंस में प्रतिबंध लग सकता है, जैसे कि अगर कुछ क्षेत्र किसी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं और उनके लिए संरक्षित कर दिए गए हैं सरकार द्वारा, तो उस जगह पर जाकर हम बस नहीं सकते, उस जगह पर जाकर हम रह नहीं सकते। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उन अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए, उनके हितों के बचाव के लिए उन जगहों पर जाने की हमें स्वतंत्रता नहीं है। आर्टिकल 19E भारत के किसी भी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता, कि आप भारत के किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं और निवास कर सकते हैं। पर अगेन वही बात कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण, उनके बचाव के लिए किसी विशेष क्षेत्र में जाकर बस जाने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, और वहाँ पर संपत्ति खरीदने से भी आपको राज्य यानी सरकार रोक सकती है। तो भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध तभी लगा जा सकता है जब किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के बचाव के लिए उस जगह को रिजर्व कर रखा हो, उस जगह को संरक्षित कर रखा हो सरकार द्वारा, तो आप उस जगह पर जाकर ना ही तो बस सकते हैं, ना ही आपको जाना वहाँ पर अलाउड होता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि सेम है, सिमिलर है 19D और 19E में। आर्टिकल 19G व्यापार, व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में जा सकता है, व्यापार कर सकता है और अपनी आजीविका कमा सकता है, पर उसको कुछ व्यापार और व्यवसाय करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको MBA की डिग्री होना इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारे इस अधिकार पर लागू होती हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अब यहाँ पर इस लाइन से मतलब ये है कि एट द प्रेजेंट जो भी कानून, जो भी रूल लागू है, उसका अगर किसी व्यक्ति ने रूल ब्रेक किया है तो ही हम उसको अपराधी मान सकते हैं। एग्जाम्पल कि 1969 में हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने रूल बनाया कि दहेज लेना गैर कानूनी है। पर 1969 से पहले जिन लोगों ने दहेज लिया वो इसमें अब दोषी नहीं ठहराया जा सकते। 1969 के बाद जिन लोगों ने दहेज लिया वो गैर कानूनी हो सकता है और वो अपराधी माने जा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेजेंट में लागू कानून का उल्लंघन करता है तो ही हमें उसे अपराधी मान सकते हैं, और किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए एक या एक से ज़्यादा बार दंडित या फिर पनिश नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं तो उसको एक ही बार पेनलाइज किया जाएगा, उस पर एक ही बार चालान काटा जाएगा, उसका बार बार चालान नहीं काटा जाएगा, उसको बार बार पेनल्टीज पे नहीं करनी पड़ेंगी। और आगे कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को खुद के अपराध के लिए गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको खुद के खिलाफ गवाही देने का कोई अधिकार नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने खिलाफ खुद ही गवाही दे, और उसकी गवाही एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी। आर्टिकल 21 ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा अधिकार है जो कि किसी भी कंडीशन में किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता। ये हमें जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता के बचाव के अधिकार देता है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करता है। जब संविधान बना तो हमने उसमें आर्टिकल 21A नहीं डाला शिक्षा का अधिकार, पर सन 2002 में 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा हमने इसे 2010 तक प्रभावी करा और आगे की सरकारों ने इसे बनाए रखा। तो आज भी हम देखते हैं कि जो राज्य है, जो सरकार है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। आर्टिकल 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और सजा के संबंध में संरक्षण या फिर बचाव। इस अधिकार के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपने गिरफ्तारी का कारण पता करने का और जानने का अधिकार है। अपने बचाव के लिए अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। इसमें पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने या फिर न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। अब आरोपी के अधिकार। न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई की सुनिश्चित कराने के लिए संविधान ने आरोपी को 3 अधिकार दिए। अभियुक्त मतलब वो इंसान जो कि पुलिस की कस्टडी में है। किसी भी अपराधी को एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इंसान को उसके किए हुए अपराध के लिए एक बार ही पनिश किया जा सकता है, उसे बार बार उसके लिए पनिश या फिर पेनलाइज नहीं किया जाएगा। और कोई भी कार्य जो कानून बनाने से पहले किया गया हो उसे गैर कानूनी नहीं घोषित किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी ऐसा निवारक नज़रबंदी क्या है? यदि सरकार को लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गैर कानूनी काम कर सकता है या फिर कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे राष्ट्र की अखंडता को खतरा पहुंचे, तो सरकार उसे बिना किसी कानून प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ अवधि के लिए गिरफ्तार कर सकती है या फिर जेल भेज सकती है। उसे हम निवारक नज़रबंदी कहते हैं। निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि 3 महीने के लिए होती है। मतलब मैक्सिमम किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकता है। 3 महीने की अवधि के बाद कोर्ट में एक सलाहकार बोर्ड बैठता है। सलाहकार बोर्ड के सामने उस आदमी को या फिर उस व्यक्ति को जाता है, और अगर बोर्ड को लगे कि अब ये व्यक्ति कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तो बोर्ड उसे या तो रिलीज़ कर सकती है या फिर बोर्ड चाहे तो उसे थोड़े समय के लिए और निवारक नज़रबंदी में बनाए रखने के लिए बोल सकती है। तो ये निवारक नज़रबंदी ज़्यादातर
आतंकवादियों पे, असामाजिक तत्वों पे और राष्ट्र विद्रोही लोगों पर ही यूज़ होती है। आई होप कि आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी टॉपिक और सभी पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिए। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।